हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इसका अध्याय 3 पढ़ेंगे और अध्याय का नाम सरकार क्या है। अगर हम सरकार के कार्यों की बात करें, अगर इससे हम एक लाइन में समझें तो सरकार का कार्य है अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। अब हम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। यहाँ पे कुछ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाया गया है, देख सकते हो। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना। सरकार का कार्य है मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत प्रदान करना। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, वहाँ के पीड़ितों की रक्षा करने का काम सरकार का है। अगर महंगाई हो जाए, जैसे प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय कर दिए। मतलब कि महंगाई को नियंत्रण करने का भी सरकार का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, मतलब कि जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। मतलब कि अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएगी जिससे कि जनता को शीघ्र न्याय मिल सके, समय पे न्याय मिल सके और सबको निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान किया जा सके और जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब देख सकते हो, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार का कार्य है अपने नागरिकों को बिजली प्रदान करना। सरकार ने 5000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। जिन गांवों में सूखे की स्थिति थी उन गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया और उनके लिए सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सरकार का ही है। अब हम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने वाली किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा यह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। अब जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर सकती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस रह सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी
सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। आप ये चित्र देख सकते हो, देश का सर्वोच्च न्यायालय का ये चित्र है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। और क्या आप सोचती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है: स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य और राज्य को ध्यान में रखें, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती हैं और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। आप ये देख सकते हो, भारत का मैप है। ये पूरे भारत का मैप, ये एक देश है, इसमें राज्य हैं और राज्यों के अंदर स्थानीय सरकारें हैं। अब आगे चलते हैं। अब देख सकते हो, ये पूरा मैप है, इसमें राज्य बताए गए हैं। राज्य के अंदर अलग अलग ज़िलों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से ज़िले हैं। इसे हम जूम करने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं। इस मैप के अंदर एक देश फिर ना राज्यों में बांटा है, राज्यों से जिलों में बांटा गया है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती हैं और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। जब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार के निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय
के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदार के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की।
उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया, जिनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। अब जो कुछ तथ्य छूट गए थे, अब हम यहाँ उसका अध्ययन करते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखें। आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों? नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियाँ उन्हें सुधार कर लिखें। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? नहीं, ये लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश की शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है? नहीं, लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता ही अपने राजा को चुनती है, अर्थात सरकार को चुनती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं? नहीं, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर जनता प्रश्न उठा सकती है। यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। इसमें तो कुछ विशेष देखते, कुछ विशेष अगर रह गया हो तो हम उसे पूरा कर लेते हैं। जो भारत का मानचित्र था, वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाए गए। इन मानचित्रों को विभिन्न अन्य संसाधनों पर निम्न जानकारी पता लगाएं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं? आप उस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हो। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और उनके पड़ोसियों के नाम बताओ। अपने ज़िले और उनके पड़ोसी ज़िलों के नाम बताओ। अपने ज़िले में राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग के बारे में बताओ। ये चीज़ हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अब ज़रा हम मैप में भी देख लेते हैं। ये भारत का मैप है। इसके अगर हम पड़ोसी देशों को देखें, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, और ये सभी इसके राज्य हैंगे। अगर हम राज्यों को भी एक नज़र में देख लेते हैं, सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कुछ भारत के राज्य हैं। और अगर हम यहाँ देखें, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अगर हम यहाँ आ जाएं तो यह लक्षद्वीप है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ये कुछ अभ्यासरत प्रश्न हैं और इसका जवाब हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे महिला मत अधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, हम इन सब के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। आज क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।